नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उपभोक्ता फोरम के एक डिसीजन का। उपभोक्ता फोरम ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जिसको अनएक्सपेक्टेड लोग यानी कि लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा कोई डिसीजन आएगा, लेकिन उपभोक्ता फोरम ने उबेर के ऊपर, उबेर हम सब जानते हैं कि ओला, उबर और बहुत सारी कैब के सॉफ्टवेयर लोगों ने बनाए हैं और उससे बुकिंग करते हैं। हम लोगों को हमारे देश में आसानी भी हो गई है और अब वो जो कभी सिस्टम होता था कि ये कार बुक करनी वो करनी, वो सब लगभग समाप्त सा हो गया है और अब कार की बुकिंग लगभग, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बुकिंग बड़े शहरों में तो ख़ास तौर से वो ऑनलाइन हो गई है। सुविधा भी खूब है, इस बात का वो चार्ज भी लेते हैं। ख़ास बात यह है कि अगर हम पहले कभी बुक करते थे तो वो दोनों साइड का किराया लिया करते थे। अभी जो व्यवस्था है उसमें चूंकि उसको दोनों तरफ से सवारी मिल जाती है तो कुछ कम लेता है, कुछ पैसे बच जाते हैं। इस व्यवस्था में एक बड़ी भारी अव्यवस्था हमारे सामने आती है। मैं अक्सर एयरपोर्ट पर जाता हूं तो ये रोज़ की घटना है, इसलिए मुझे लगा कि रेलवे स्टेशन पर, रोड पर, मतलब एयरपोर्ट पर जहां बिल्कुल टाइम फिक्स है या कोई कॉन्फ्रेंस है जहां टाइम फिक्स है, ऐसी जगहों पर जाते समय बड़ी सावधानी रखते हैं। बड़ा अपने को ऐसा लगता है कि कैब बुक कर लेंगे तो राइट टू टाइम अपना काम हो जाएगा। लेकिन कैब के जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत कुछ गलत कर देते हैं। जैसे वो आजकल जो मैं कुछ समय से, पिछले 6 महीने से ट्रेंड देख रहा हूँ, वो टाइम दिखाता है कि 2 मिनट में कैब पहुँचने वाली है, ऐसा इंडिकेट करता है और आती 20 मिनट में है। सामने वाले कैब वालों से मैंने, जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा साहब हमारी बुकिंग तभी हो जाती है जब हम सवारी पिछली वाली ड्रॉप कर रहे होते हैं, यानी कि वो सवारी हमारी गाड़ी में बैठी होती, गाड़ी को खाली नहीं होती, जब हम वो ड्रॉपिंग की सिचुएशन पर जा रहे होते हैं तभी बुक हो जाती है। तो वो जब बुक हो जाती है तो हम वहाँ तक पहुँच सवारी उतारते हैं, उनका पेमेंट लेते हैं, फिर वहाँ से मारते हैं, तो फिर ये 10-12 मिनट का डिफरेंस आ ही जाता है। ऐसी परिस्थितियां हमारे सबके सामने आती हैं। दूसरा क्या है कि कैब के ड्राइवर बहुत बार ऐसा करते हैं कि रूट डाइवर्ट कर देते हैं और लॉन्ग रूट से लेकर जाते हैं, जिसका एक्स्ट्रा चार्ज भी हम पर ही बनता है। जितने ज़्यादा समय तक वो ड्राइव करेगा और जितने किलोमीटर ज़्यादा चलेगा उसका चार्ज भी, जो हमारा एस्टीमेट दिखाता है अप्रॉक्सीमेट, उससे ज़्यादा हो जाता है। बहुत बार ऐसा कहता है कि वो सीएनजी लेता है तो वो सीएनजी या फिर वो पेट्रोल डीजल लेता है तो वो पेट्रोल डीजल अपने टाइम पे नहीं लेता, वो हमारे टाइम पर लेता है। यानी कि हम कैब में बैठे हैं पर वो कहता है साहब जरा सा डीजल ले लें, जरा सा पेट्रोल ले लें, जरा सा सीएनजी भरवा लें। उसके लिए वो थोड़ा सा रूट डाइवर्ट भी करता है और रूट डाइवर्ट करके उस रूट डाइवर्ट का भी चार्ज मेरे से पड़ता है, मतलब हमसे जाता है। और इसके अतिरिक्त वो जो वहाँ पर टाइम एक्सपेंड हुआ उसका भी चार्ज हमसे ही पड़ता है। ड्राइवर तो बड़ी होशियारी कर जाता है। इसके अतिरिक्त वो फ़ोन कान में लगा लेता है, फ़ोन कान में लगाकर स्पीड स्लो कर लेता है, साइड में खड़े करके बात कर, अगर ज़्यादा आपने टोक दिया तो साइड में खड़ी होकर बात करेगा और टाइम हमारा एक्सपेंड होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी आ गई है, घर पर खड़ी है और हम बैठे हुए हैं और वो फ़ोन पर बात कर रहा है, 10 मिनट उसने उसमें निकाल दी, उसके बाद वो चला। या इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन जानबूझकर वो क्रिएट करता है ताकि उसका बिल बढ़ जाए। इन सभी कामों की वजह से बिल तो बढ़ता ही बढ़ता है, टाइम ऐसा मैनेज नहीं हो पाता और हमारी फ्लाइट छूट जाती है। और ना छूट जाए तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। एक बार मैं दिल्ली से मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ने आया, वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और वो इंटरनेशनल फ़्लाइट उन्होंने बुक कर दी। मतलब जब बुकिंग हुई तो इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक हो गई। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट तो 2 घंटा पहले बंद हो जाती है और डोमेस्टिक फ़्लाइट 1 घंटा पहले बंद होती है। अब हम को अंदाज़ा नहीं मिला कि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है। कैब के ड्राइवर ने भी लंबा रूट ले लिया, जबकि 2 घंटे पहले चेक इन की वजह से 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो 2 घंटे पहले पहुंचने पर हमने क्या किया कि 2.5 घंटे का मार्जिन लेकर अब चले, लेकिन कैब के ड्राइवर की वजह से वो समय ज़्यादा लग गया और ज़्यादा लगने की वजह से 2 घंटा, मतलब अब रह नहीं गया था, 1.5 घंटा रह गया था फ्लाइट में, तब तक वहाँ क्लोज हो गए डोर। जाकर बात की तो कोई रेडी नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं। बहुत बाद में जब बहुत कुछ अपना परिचय देना पड़ा,
कुछ सवाल करने पड़े, कुछ इधर उधर उनके अधिकारियों से बात करनी पड़ी, तब उन्होंने बोर्डिंग पास बनाया। हालांकि अभी तो बोर्डिंग पास हम ऑनलाइन ही बनवा लेते हैं, लेकिन बोर्डिंग पास पहले वहीं बनता था, ऑनलाइन भी होता था, लेकिन कभी अपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बोर्डिंग पास वहाँ बनता था। अब उन्होंने एंट्री बंद कर दी। तो ये कैब वाले ने जो आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया, उसकी वजह से ये समस्या का सामना करना पड़ा। हम 2.5 घंटा मार्जिन लेकर चले थे कि 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये समस्याएं ट्रेन में और उसमें, और ट्रैफिक, वो मिनिमम ट्रैफिक रूट दिखाता है ऐप, और जो हमारा ड्राइवर है वो मैक्सिमम ट्रैफिक रूट से लेकर जाता है, या फिर वो ज़बरदस्ती हमसे कुछ इधर उधर से लेकर जाता है, रास्ते में बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। मुंबई में ये एक घटना हो गई, और इस घटना में जो डिसीजन आया, वो डिसीजन मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए। और अगर वो डिसीजन अपने को लगता है कि वो डिसीजन ठीक है, और लगता क्या है, वो डिसीजन तो डिसीजन ही है, वो डिसीजन है, और हमारे हम बहुत सारा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मुंबई में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने डिसाइड किया, कोंकण भवन में कंप्लेंट आई, एक महिला एडवोकेट, हालांकि ये बड़ी भारी समस्या है कि महिला एडवोकेट थी इसलिए वो ले पाई, नहीं तो सामान्य जन तो एडवोकेट की फीस में बहुत सारा दे देंगे। लेकिन कंज्यूमर फोरम की खास बात यह है कि कंप्लेनेंट डायरेक्ट जा सकता है, बिना किसी एडवोकेट के भी जा सकता है, और कंज्यूमर फोरम में मिनिमम फॉर्मेलिटी के साथ मिनिमम फीस, जो बहुत, मतलब आपको लगे कि पान खाकर थूक दें, आपको लगे कि इतना तो किराया भाड़ा खर्च हो जाता है, कार में जितना आप तेल खर्च करते हैं उतने में वो केस सुन लेते हैं। ये हमारे यहाँ की कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत ये व्यवस्था है। कविता शर्मा वर्सेस उबेर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट आया। फाइनल ऑर्डर 25/8/2022 को हुआ। कंप्लेंट 2021 में कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर 61/2021 आया है, मामला 2018 का है। मामला 2018 का मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट में चला होगा, फिर वो ऊपर चला। हालांकि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जजमेंट है। हुआ क्या, कविता शर्मा जो एक एडवोकेट हैं, वो मुंबई से चेन्नई किसी काम के लिए जा रही थी। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस उनको ज्वाइन करनी थी, और उसके लिए उन्होंने मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट बुक की थी। उससे पहले जब वो टाइम था, उससे 2 घंटा पहले इन्होंने फ्लाइट बुक की। इनकी फ्लाइट 5:30 बजे की है, और 3:23-22 पर इन्होंने कैब बुक की, और कैब वाले ने कुछ समय दिखाया, 2-3 मिनट में पहुंच जाएगा। कैब, जैसा मैंने कहा कि कैब के जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तय करके रखा कि 1 सेकंड भी हमारा ड्राइवर खाली ना रहे, और ड्राइवर या गाड़ी खाली ना रहे। गाड़ी जिस समय चल रही है, पुराने वाले को जिसने ड्रॉप करना था, उसको ड्रॉप करने से पहले ही उसकी बुकिंग आ जाए। अब बुकिंग हो गई, इधर दिखाना शुरू किया कि 2-3 मिनट में आ रही है, और उधर उसने 14 मिनट लिया। ये सामान्य बात है हमारे देश में इस समय। ये जो कैब के सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ये 10-15 मिनट का ऐसा दिखाते हैं, 10 मिनट का बीच में मार्जिन लेते हैं। तो कविता शर्मा ने बुक किया, और बुक करने के बाद 14 मिनट बाद कैब आई। खैर, ये कैब में बैठ गई। कैब में बैठने के बाद जो कैब का ड्राइवर था, उसने कान में फोन लगा लिया। वहीं खड़े खड़े इनके घर के बाहर ही वो बात भी 10-5 मिनट करता रहा। खैर, इन्होंने जब थोड़ा कहा तो वो चल दिया। चलने के बाद उसने कहा, मैडम मैं सीएनजी लूंगा। सीएनजी लेने के लिए उसने एक डेजर्टेड रूट पकड़ लिया। वहां जाकर उसने सीएनजी ले, अब ये कुछ कह भी नहीं सकती कि अगर सीएनजी नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे, और वो सीएनजी भरी हुई नहीं थी, तो ये उधर चलेंगी। 22 मिनट वहां सीएनजी लेने में लगा दिए, और रूट लंबा होने की वजह से 10-5 मिनट और डिले हो गया, यानी कि लगभग 1 घंटे का डिले हो गया। जो इन्होंने एस्टिमेटेड टाइम इनका था, उससे 1 घंटा तो उसने खाली पीली खा लिया। और जब ये चली तो ट्रैफिक रूट था, ट्रैफिक रूट होने की वजह से ये टाइम पर नहीं पहुंच पाई, फ्लाइट इनकी मिस हो गई। कैब जो कैब का रिड्रेसल ट्रिब्यूनल रहता है, रिड्रेसल बॉडी रहती है उबेर की, उस पर इन्होंने कंप्लेंट की। तो 700 कुछ रुपए का इनका बिल आया था, उन्होंने 539 रुपए कुछ इनको वापस कर दिए। लेकिन सवाल ये था कि
मुंबई से चेन्नई जाने का जो फ्लाइट का पैसा था, चेन्नई से वापस आने का जो पैसा था, 3-4-5 हज़ार रुपए की टिकट रही होगी, तो आने जाने की टिकट फ्लाइट की वो खराब हो गई। नॉन रिफंडेबल जनरली आज लोग करवाते हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने इतना एफर्ट किया, कंप्लेंट डाली, समय खराब किया और इनकी कॉन्फ्रेंस मिस हुई। कंज्यूमर फोरम में उबेर ये कहता है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहता है। हम तो उबेर ही बुक करते हैं, हम कोई ड्राइवर तो बुक नहीं करते। उबेर ये कहता है कि हमने तो केवल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी होती है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमारा वो नहीं है, मतलब हमारी गाड़ी नहीं है। हम तो केवल उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुकिंग सिक्योर करते हैं, उस बात का हम पैसा लेते हैं दोनों पार्टियों से। हम कोई मेरी गाड़ी नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी बनती है या कैब का जो ओनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसकी गाड़ी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। इसलिए साहब इसका बिल तो जो नुकसान है इनका, जो इन्होंने मांगा है 1-2 लाख रुपए जो भी मांगे होंगे, क्लेम किया होगा, वो उनसे लीजिए। कोर्ट के सामने आर्गुमेंट बढ़ा तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप हमें बताइए कि चार्ज कौन लेता है बुकिंग का। बोले हम लेते हैं। उन्होंने पूछा कि आगे ये बताइए कि बुकिंग कैंसिल कौन करता है। बोले हम करते हैं। बोले किसकी डायरेक्शन पर ड्राइवर काम करता है। मेरे डायरेक्शन पर काम करता है। बोले कि आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पेमेंट नहीं देता तो वो क्या होता है। तो बोले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। नक्शा कौन तय करता है। हम तय करते हैं। टाइम कौन तय करता है। हम तय करते हैं। एस्टिमेटेड टाइम कौन बताता है। हम बताते हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट कौन बताता है। हम बताते हैं। उबेर ने सारे आंसर्स यस में दिए। तो उन्होंने कहा कि उबेर कॉन्ट्रैक्ट जिससे भी कर रहा हो वो उसका इंटरनल मैटर है। मामला तो यह है कि जिसने बुक किया है, जो कंज्यूमर है, उसने तो केवल उबेर बुक की है, उसने कोई ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर बुक नहीं किया है। इसलिए ये जो ड्राइवर है, ही इज एन एजेंट ऑफ उबेर, उबेर के एजेंट की तरह काम करता है। और पेमेंट तो सारा चूंकि उबेर के अकाउंट में जाता है और वहां से वो डिस्पर्स करता है इनके लिए, ड्राइवर के लिए, या फिर ड्राइवर को हम डायरेक्ट दे देते हैं। कुल मिलाकर तय तो सब आप ही करते हैं। आपका डायरेक्शन होता है, आपका ऑर्डर होता है, आप हमको बुक करते हैं, आप हमें रिलीज करते हैं, आप ही सब बात काम करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है, आपकी है। आपका और उसका जो मैटर है वो इंटरनल मैटर है, आप जाने और वो जाने। कोर्ट ने 10,000 रुपए जो इनका एक्सपेंस हुआ, यानी कि खर्चा हुआ, जो इनका नुकसान हुआ, वो 10,000 रुपए का पेमेंट करने के ऑर्डर किए। साथ में 10,000 रुपए इन्होंने जो एफर्ट किया, इनको जो इनकन्वीनियंस हुआ, उसके 10,000 रुपए और दिए। 20,000 रुपए का कोर्ट ने ऑर्डर किया। मेरा मानना है कि ये 20,000 रुपए का ऑर्डर बहुत छोटा ऑर्डर है। चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम है, कविता शर्मा जी को स्टेट फोरम में जाना चाहिए। स्टेट फोरम में जाकर उबेर के खिलाफ लंबी चौड़ी पेनाल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का मामला नहीं है, ये डिसऑर्डर का मामला है। और ये टॉर्शियस लायबिलिटी इसमें बनती है। टॉर्शियस लायबिलिटी, जिस कॉन्फ्रेंस में वो जा रही थी, जिस काम के लिए वो जा रही थी, वहां कितना नुकसान हुआ इसका आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए उबेर को यहां पर लाखों रुपए का बिल बनाना चाहिए। कोर्ट को लाखों रुपए का यहां पर अमाउंट उनके खिलाफ बनाना, उबेर के खिलाफ बनाना चाहिए। केवल 20,000, 22,000, 25,000 रुपए का नहीं। लेकिन माननीय उपभोक्ता फोरम ने जो बनाया है वो एक शुरुआत है। यानी कि उबेर का अगर ड्राइवर या ओला का ड्राइवर या जो भी एजेंसी हमने हायर की है, उसका ड्राइवर रास्ते में डिले करता है, लंबा रोड पकड़ता है, वो फोन पर बात करता है और ये जो बुकिंग का 20-25 मिनट का मार्जिन लेकर चलते हैं, वो कुछ भी करता है, तो फिर इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। मैं अभी हाल ही की कुछ समय पहले की बात है, एक 15 दिन पहले की या उससे भी कम समय की, मैं उड़ीसा जा रहा था। एयरपोर्ट जाने के लिए हमने एक कैब रांची में बुक किया और रांची में जब कैब बुक किया तो वही कहानी हुई कि वो 20 मिनट 25 मिनट का उसने मार्जिन ले लिया। हम जो रांची से थोड़ा दूर थे और मतलब डिस्ट्रिक्ट, रांची डिस्ट्रिक्ट पार करके हम एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट चेंज होना था। तो उबेर वो ओला को बुक किया। बुक करने पर वहाँ उसने बताया, जो
ड्राइवर है, रास्ते में सब टोल पड़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। हमने उसकी वेबसाइट खोल कर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि नहीं साहब इसमें इंक्लूडिंग टोल, ये चार्ज, वो चार्ज, सब कुछ चार्ज उसमें लिखा हुआ था। आपको कुछ नहीं देना, आपको जो अमाउंट बताया जाए वो देना। अब तो ड्राइवर अड़ गया, उसने कंज्यूमर अपने कस्टमर केयर में मिला दिया। कस्टमर केयर वाली लेडी एक आई, उसने भी कहा नहीं सर ऐसा 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 होना चाहिए, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा आपके वेबसाइट पर तो लिखा नहीं है, आपके जो उस पर, कि सर उस पर नहीं लिखा। अब आप सोचिए कि किस तरह के काम ये लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारी, और टाइम कंज्यूम कर लिया, लेट हो गए। हालांकि सौभाग्य ये था कि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए, हम ऑन टाइम पहुंच गए, लेकिन हमने दिमाग में जो टेंशन रहा कि ये मुझे छुड़वा देगा इसके चक्कर में कि ये लंबा रूट पकड़ रहा है, या ये ज़बरदस्ती का समय कंज्यूम कर रहा है, या इसी में लगा है कि टोल का पैसा आप देंगे कि हम देंगे, फ़ोन मिला रहा है, गाड़ी खड़ी कर रहा है, और ये इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। कुल मिलाकर ये सभी मामले जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो आप रोज़ तय करते हैं, केवल ये एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की बात नहीं है, बस स्टेशन की बात नहीं है, ये आपके काम पर, जहां आप जॉब करने जाते हैं वहां पर भी आपको समस्या खड़ी होती है। जहां पर भी आपको अटेंडेंस लगानी होती है, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी होती है, वहां पर हमको ज़बरदस्ती का कैब के ड्राइवर की वजह से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, उनसे माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं। तो जिसमें मेरी गलती नहीं, जिसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, उसमें हम क्यों माफ़ी मांगें? अब माफ़ी मांगनी है, अगर मैंने माफ़ी मांग कर, चूंकि हमने अपना जॉब बचाना था तो हमने माफ़ी मांग ली, वो बात अलग है, लेकिन इसका हर्जाना कौन देगा? इट्स एन टॉर्शियस लायबिलिटी, ये तो अपकृत्य है। टॉर्शियस लायबिलिटी का मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हुआ, भले ही वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। जो नहीं होना चाहिए, जो जिस पर मेरा अधिकार था वो वैसा नहीं हुआ, वो उससे कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से मुझे समस्या हुई, तो ये टॉर्शियस लायबिलिटी बनती है, ये टॉर्ट का मामला बनता है, और टॉर्ट के मामले में सामने वाला मुझे कॉम्पनसेशन देगा जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो। टॉर्शियस लायबिलिटी की खास बात और ये होती है कि वो अनकैलकुलेटिव होता है, अनलिक्विडेटेड होता है। अनलिक्विडेटेड, अनकैलकुलेटेड का मतलब हो गया कि जिसका कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता। प्रेशर यहां पर कितना पड़ा वो सवाल है, मुझे इनकन्वीनियंस कितनी हुई वो सवाल है, मुझे वहां अल्टीमेटली क्या क्या झेलना पड़ा वो सवाल है। सामने वाला कह सकता है कि आपका अगर इकोनॉमिक नुकसान नहीं हुआ है तो मैं क्यों पेमेंट करूं, मैं क्यों आपको कॉम्पनसेट करूं? ऐसा नहीं है। मेरा इकोनॉमिक नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, मुझे इनकन्वीनियंस हुआ है, मुझे असुविधा हुई है, आपकी वजह से मुझे जो दिक्कतें हुई हैं उसको कैसे रिड्रेस करना, ये उसकी जिम्मेवारी है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। इसलिए इन सभी मामलों में उपभोक्ता फोरम का केस बनता है, नहीं तो सिविल का सूट बनता है जो टॉर्शियस लायबिलिटी को लेकर सिविल कोर्ट में फाइल होगा। इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन है, और ये चूंकि इनका जाल फैला हुआ है कंपनियों का, और ये कंपनियों के जाल पूरे देश में लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं आती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।